बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रमज़ान मुबारक की आमद है, आप सबको मुबारकबाद। मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब मौजूद है आज के प्रोग्राम में। उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शेख साहब, बजट पे मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, ये अवामी बजट है, वजीर आजम ने अस्पताल से कह दिया है और बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। गवर्नमेंट तो बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है अपने इस बजट को, तो अपोजिशन कैसे इस पे कह सकती है कि ये अच्छा बजट नहीं है या इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो रॉन्ग हैं? सर जी, ये झूठ का बजट है, मक्कारी का बजट है, फोर्ज बजट है। शमारियात में इनके अपने लगे हुए हैं बंदे, स्टेट बैंक में इनके अपने बंदे लगे हुए हैं। मैं दुनिया इधर की उधर हो जाए कि इस पॉइंट पे अगर एग्रीकल्चर हो तो ये कह रहे हैं 4.71 आ गया, ये 3.71 है। और कल मैं असम्बली में साबित करूंगा कि ये जेली डॉक्यूमेंट करते हैं। और इसहाक डार साहब इस काम के इतने माहिर हैं कि ये आईएमएफ को गोली दे देते हैं। इनके कारहाय नमाया में आईएमएफ को जाली डॉक्यूमेंटेशन और नोट छापना और पाकिस्तान की दौलत बाहर जो लूटी हुई है उसका कल इन्होंने कहा, वो हमने शोर डाला कि भाई इसका भी तो बताओ। सो इस मुल्क में फेलियर है टोटल इकोनॉमी का। मुंशी इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकते। और आप कह रहे हैं जी कि ये एग्रीकल्चर बजट हो गया, यूरिया ये हो गया। बाबा, पिछली दफा भी यूरिया के क्या यूरिया मिल रही है, खाद मिल रही है मंडी में? जो स्टॉकिस्ट इनके अपने लोग हैं, सप्लायर इनके अपने लोग हैं। ये पूरा माशरा एक झूठ का और धोखे और फ्रॉड का माशरा है और लोग इसकी सजा भुगत रहे हैं। बिल आखिर लोगों को कोई हल नहीं है। लोगों के पास ये सजा झीलें, ये अजाब झीले, ये झूठ की हुकूमत बर्दाश्त करें वरना सड़कों पे आए। नहीं शेख साहब, किसान के लिए तो वो कह रहे हैं जी इस दफा हमने फायदा दे दिया, ज़रूरी अद्वियात कम कर दी हैं, खादों की कीमतें कम कर दी हैं, 400 रुपए कम की है। तो ये कंपीट कर लेगा आपको लगता है किसान बाकी खत्ते के किसानों के साथ? सर, मेरे शहर में, मैं अपने शहर का, मैं कोई खुदा को गवाह बना के कहता हूं, कल रोजा है, अल्लाह से यही ख्याल है, बबरकत रात है कि 1120 और 30 या हद जिसका तल्लक है 1300 रुपए की गंदम 1140 रुपए में उठाई जा रही है और इसमें से आप बारदाना के पैसे काट लें। ये बड़ा फ्रॉड है कि खाद मिल रही है फला। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, मैं वो सियासी लीडर नहीं हूं अवामी मुस्लिम लीग को लीड करने वाला या अवामी मुस्लिम लीग का कि जिसको मंडी, लाल हवेली बेसिकली मौजूद मंडी में है। अभी मैंने खजूरें मंगाई स्टाफ के लिए, तो मैंने मंडी वालों को पूछा कि भी क्या सूरत हाल और क्या चल रही है। पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान की चावल, पाकिस्तान की मिर्च, पाकिस्तान की हल्दी, धनिया, सारा रेट जो है, सारा रेट वो इंडिया से निकलता है जी। और किसान की कमर तोड़ दी है क्योंकि खुली इंपोर्ट है, जो मर्जी मंगाएं आप, जो आपका जी चाहे इंपोर्ट करें। और वहां सब्सिडी भी मिल रही है, वहां अंडर इनवाइस भी काम हो रहा है। इंडिया ने ये 20 करोड़ लोगों की मार्केट कैप्चर करने के लिए अपनी ताई भरपूर कोशिश की है। सवाए जो चीजें चाइना जाती हैं, अगर उसमें फ्रूट्स में या चलगोजे में या नेजे में या मूंगफली में कोई बेहतरी हो तो मैं कह नहीं सकता। मैंने उस किसान रैली में खुद मैंने शिरकत की है लाहौर में, चेरिंग क्रॉस के सामने। आलू पड़े हुए थे वहां पे चावल, नौजुबिल्लाह बड़ी बुरी बात है, ढेर लगे हुए थे चेरिंग क्रॉस में। देहाती की कमर तो देहाती की आप बात करते हैं सर जी। मैं कहता हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहे हैं, दुकानदार भी रो रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसा तरीकाकार बताएं जिस दुकान पे 14 लोग बैठे हुए थे सेल्समैन, वहां 6 7 सेल्समैन रह गए। उगराइयां नहीं हो रही, फसाद हो रहे हैं, जिसने पैसे दे रहे हैं वो मुनकर हो रहा है। वो इस किस्म के शहर के हालात हैं कि लोग टेंस हैं। सबसे ज्यादा दवाई जो है, आप खाद की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा दवाई लोग डिप्रेशन की इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो पिछले बजट में भी इन्होंने कहा था कि किसान को बड़ा फायदा दिया है। तो किसान को तो हमने माल रोड पे देखा हमेशा, कभी वो आलू फेंकता है लाके, कभी कोई और जनास। ये इस मर्तबा पिछले बजट से आप क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपको फर्क लगता क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि किसान अपने खेतों में रहेगा, अपने गांव में रहेगा, या इस साल फिर एहतजाज करने के लिए पहुंचेगा?
देखें, ये माजरत के साथ अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, ये तासर देने की कोशिश की गई, करोड़ों रुपया खर्च किया गया उनकी बीमारी की ये दुनिया में वाहिद सियासतदान है और वजीर आजम है जिन्होंने सेहत की दुआएं भी इश्तहारों के जरिए पब्लिश करवाई हैं। और पिंडी में एक तूफान आया और वहां देखें, इसका बड़े दिलचस्प बातें हैं। अभी ऑपरेशन हुआ नहीं था तो परवेज रशीद ने कहा दिया जी कि कामयाब ऑपरेशन हो गया। उनको पता होगा कि ऑपरेशन किस किस्म का, क्योंकि स्पोक्समैन तो वो है, ऑफिशियली स्पोक्समैन तो परवेज रशीद है। इधर से गए हैं, वो इतनी जल्दी तो मेरा ख्याल है अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं होता जितनी जल्दी परवेज रशीद ने कह दिया कामयाब ऑपरेशन हो गया। लोगों ने और बड़ी बड़ी बातें की हैं, मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं वो एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता। मरियम ने कई घंटों बाद फिर ये कहा कि जी अब जारी है ये है और उससे इख्तियार ही ले गए। अब असल मसला क्या है कि शाम को आंधी और तूफान आया तो उनका वहां से बयान आया पिंडी से कि उन्होंने आंधी और तूफान पे, सर ये इस कौम को गुलाम बनाने के सारे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं और गुलामी की नहज इस मुकाम तक आ गई है कि खानदान के गुलामी के लिए कोई पहलू नहीं छोड़ा जा रहा कि ये 20 करोड़ लोगों की एक गुलाम कौम है और इस गुलाम कौम को गुलामी में मजीद धक्के देने के लिए कहते हैं जी हमने बड़ा अवामी बजट दे दिया जी, किसान खुश है। किसी किसान को पहले, किसी किसान से आप बात करें, उसको लाएं कि आप कितने खुश हैं। जितनी गाली, किसान तो किसान है, मजदूर जी 14,000 रुपए। जिस तरह ये डील कर रहे हैं ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पिछली दफा भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, आज भी कह रहा हूं, जो मर्जी कर लें, ये इनका इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को मंजूर हुआ तो आखिरी सियासी बजट है। शेख साहब, ये 570 अरब के नए टैक्स, ये क्या है? ये किस पे लगेगा? फ्रॉड आम हो रहा आदमी है पे जी, लगेगा? देखे सब आम आदमी को लगेगा। गुजरांवाले से पूछें जो इनके बड़े सपोर्टर हैं, चीख रहे हैं जी के तरीके से सारे काम उसी तरह किए हैं। सर इस मुल्क में, ये मुल्क बड़े लोगों के लिए बना है और ये बगावत की तरफ जा रहा है, ये सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है, ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है, ये सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। जरा जरा सी बात पे लोग मारते हैं जी, दुनिया में क्यों नहीं मारते? इसलिए ये पैनिक है, मेंटली सुकून नहीं। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे नाम भूल गया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक बंदे ने गोली मारी, वो अपनी सहेली से लड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि लोग पुरसकून रहें। अमेरिका की बात कर रहा हूं। हमारे यहां क्या है जी, अगर इमरान साहब, अगर आप में हिम्मत है तो पिंडी के होली फैमिली, पिंडी के बेनजीर अस्पताल की एक झलक दिखाएं। मैं तो अमीर आदमी हूं जी, मैं तो चले जाऊंगा इस क्लिनिक में जहां मैंने ऑपरेशन कराया है। सारी दुनिया में हमने बीमारी को भी बेचने की कोशिश की है। और फिर याद रखें, बाज का ऐसे होता है, खुदा ना करे आया, बाद में कहते हैं नहीं आया जी। सो थिंग्स आर, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। कल परसों एक फंक्शन था जहां पे सारे थे, मैंने रहील शरीफ साहब से कहा जी कि आपने सारे मुल्क के दिफाई वजीरों को मिलते हैं, पाकिस्तान के दिफाई वजीर ने क्या किया? वो गेट नंबर 4 से दाखिल नहीं हो सकता, जहां जीरा मजीद और सारे दाखिल हो सकते हैं, वो गेट नंबर 4 से इस मुल्क का वजीर दिफा नहीं दाखिल हो सकता। इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, इस मुल्क का कोई स्पोक पर्सन कोई नहीं है। आप इमरान साहब मुझे बताएं, जिस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के कहे कि इनफ इज इनफ, उस मुल्क में हुकूमत तो खत्म है। ये चोरों की बैठक लगी हुई है इस मुल्क में, चोर खा रहे हैं और आंखें भी दिखा रहे हैं। कोई खुदा का खौफ है क्या? ये रंगे हाथों नहीं पकड़े गए पनामा लीक्स में? कह रहे हैं जी वो तो इनके वो बच्चे को मिस्त्री में जीत के हैं, कोई जीरे मैकेनिक के हैं, मुल्क के वजीर आजम के बच्चे हैं। कहां से गई ये दौलत? मैं समझता हूं ये ऐलान अली से भी वर्स्ट है। वो तो कोई 10 लाख या 5 लाख लेके गई है, अरबों में लेकर गए, क्योंकि उसको पर्स में ही ले जाने का पता कि कैसे ले जाते हैं। इनको सारे तरीके आते हैं। मैं तो क्योंकि ज्यादा जब आया तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया पनामा लीक्स पे। मैं हाशा कल्ला आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था ये पनामा लीक्स का। मैंने सच्ची बात कह दी कि यार वो
राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी ये पजामा लीक्स है। मैंने कहा फिर पैम्परों का इंतजाम करके रखो और अगस्त में बड़े पैम्पर लगाना, वो तैयार रखें। क्योंकि ये कैसे हो सकता है जी कि फौजी अपने जर्नैलों को टिकटकी लगा के निकाल दें, टिकटकी से मुराद उनको डिपोर्ट कर दें, उनको डिग्रेड कर दें, उनका सारी दुनिया में उनकी तज़हीक हो, और सियासतदान अकड़ के गए जी हाँ जी है, कर लो जो कुछ करना है। और बेटा आपका वाशिंगटन डीसी गया हुआ था, क्यों जी? ये बेटा बड़ा मीसना है अंदर से, मैं बेटों की बात नहीं करता, ये वक्त आने पर हिंदुस्तान से भी राब्ते करते हैं। एक अमेरिकन दौरा जो है वो बताया जा रहा है कि मियां साहब जो बीमार थे तो उनके एक बेटे ने अमेरिका का दौरा किया है, वहां पे भी कोई एक्टिविटीज थी उनकी। मुबैना तौर पे मुख्तलिफ लोग देखें, सारी दुनिया कहती है कि शेख सईद इनका फ्रंट मैन है, जिसके स्विट्जरलैंड में और दूजे और अमेरिकन शिप इनका फ्रंट मैन है। क्योंकि मेरी जिंदगी में जब मैं वजीर था कोई मैंने ऐसी महफिल और मीटिंग नहीं देखी जिसमें बाहर के दौरे में शेख सईद शामिल नहीं होता था। अब भी फिर रमजान आ गया, पिछले या उससे अगले रमजान जब मैं देख रहा था सऊदी किंग से नवाज शरीफ साहब मीटिंग कर रहे थे और उसके साथ उनका बेटा बैठा हुआ था, एक आदमी मुझसे पहचाना नहीं गया। तो मैंने वहां एक अरबी के बड़े माहिर हैं जिनके बड़े तल्लकात हैं सऊदियों से, मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का एम्बेसडर नहीं बैठता, ये शेख सईद है एक अमेरिका से। इस दफा इनका बेटा अमेरिका गया तो शेख सईद से भी नहीं मिला कि कहीं कैमरे की जद। ये ऐसे ही है जैसे असफंदयार वली गायब होता था, कोई ना देखें पाकिस्तानी है, किसी जहाज पे उतरा वाशिंगटन डीसी, किसी ने पहचान लिया। और जब माल लग रहा था असफंदयार टाइप के लोगों को, उस वक्त वो वाशिंगटन में थे और खामोशी से लो प्रोफाइल में। हम तो बेवकूफ हैं, हम तो बेवकूफ लोग हैं कि उम्रे पे भी जाएं तो लोग वहां से जनाब अली सेल्फी भेज दी है और फोटोएं छप गई हैं और सब कुछ हो गया है। ये जो कारीगर लोग हैं ना, ये चोरी चोरी सारे चोरी अपने माल करते हैं। और ये इसी तरह गया वाशिंगटन डीसी जिस तरह असफंदयार गए, और एक दिन सुन लेंगे आपके फजल रहमान भी वाशिंगटन डीसी में पाए गए। ये सारे वो चेहरे मोरे हैं जो बिकने वाला माल है। इमरान साहब जो एक दफा बिकता है वो 100 दफा बिकता है। ये मुशर्रफ के हाथों भी बिके थे ये लोग, नवाज शरीफ के हाथों भी बिके, कल कोई और आएगा उसके हाथों भी बिकेंगे, क्योंकि ये बिकाऊ माल है। शेख साहब मैं ये बजट से थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। ये जो कमेटी बनी है जहां काम हो रहा है, मैं एक वक्त ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके कि डेडलॉक वाकई है या नहीं है। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जूं का तू है और मुस्लिम लीग नून के वजीर ये कहते हैं कि ना जूं है ना तू है, कोई डेडलॉक नहीं है। एक ब्रेक के बाद पूछते हैं, हमारे साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन। जी शेख रशीद अहमद साहब, ये जरा फरमाइएगा कि ये डेडलॉक वाकई है या नहीं है? क्योंकि अपोजिशन जब बाहर आती है वो कहती है डेडलॉक है, हुकूमत आती है वो कहती है कोई मसला ही नहीं है, मामला हल हो रहा है। देखें, हुकूमत के नजदीक तो पनामा लीक्स कोई मसला ही नहीं है। जब इंसान हो जाए तो इस किस्म की हरकत करता है। और अपोजिशन, अभी मैं ये कहना चाहता हूं, अपोजिशन को भी इस डेडलॉक से कुछ नहीं मिलना। कौम सड़कों पे आएगी, कौम निकलेगी। इस तारा को ताहिरुल कादरी साहब भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, इमरान खान भी निकलेगा, शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग भी निकलेगी, बच्चा बच्चा सड़कों पे निकलेगा। और इस काम को पाकिस्तान के साथ जो लूटने वाले लूट भी रहे हैं और आंखें भी दिखा रहे हैं, अपने अंजाम को बचाएगा। और बाकी ठीक कह रहे हैं कि टीओआर में कौन मानेगा जी, हर रोज नया टीओआर, अगले मंगल को एक नया टीओआर आ जाएगा। सो इन्होंने ना कुछ करना है, ये प्लानिंग है, टाइम गेन करो। सारी कौम को पता है ये टाइम क्यों गेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कहीं हमें कान से पकड़ के निकाल ना दिया जाए, और काम सारे वही कर रहे हैं कि इनसे कान से पकड़ के निकाला जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ना निकाले, ये चाहते हैं हमें कोई और निकाले, कोई तला आजमा आ जाए, कोई और आ जाए, कोई और हादसा हो जाए, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट ना निकाले। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं केस जाने देंगे, क्योंकि पहले इन्होंने मुख्तलिफ अफवाहें उठाई जब जनाब इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब टर्की में थे। इन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि हमारे जेब में, उन्होंने इनके मुंह पे मारा कि टीओआर को सही करो, ठीक ला के भेजो। अब टीओआर इन्होंने सही नहीं करने, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो ये अंधा केस नहीं है, ये आंखों का केस है। इनको पता है कि हम डी सीट हो जाएंगे। और वो जो बच्चे ये पाल रहे थे, जिनकी परवरिश कर रहे थे, जिनकी प्रोजेक्शन पे अरबों करोड़ों रुपए लगा रहे थे,
क्योंकि जिंदगी में इन्होंने सरकारी प्रोजेक्शन से ही पैसा लगाया, घर से नहीं लगाया, या पड़ोसी इस्लामी मुल्कों का माल लगाया अपने इलेक्शन में, या कैंडिडेटों का माल लगाया है। अपने घर से इन्होंने खर्च करने की तौफीक ही नहीं है, और इंशाअल्लाह इनको तौफीक ही नहीं होनी। इसी तरह ये धर लिए जाने हैं, इसी तरह इसने कड़े एहतसाब में आना। अब इस मुल्क की गुंजाइश इसी बात में है कि तमाम लोगों का, जिन्होंने टैक्स खाया है, जिन्होंने बैंक चुराया है, जिसने कर्जे माफ कराए हैं, जिसने लैंड माफिया का कब्जा किया है, जिन्होंने पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत स्पेन में ले गए हैं, न्यूजीलैंड में ले गए हैं, पनामा में ले गए हैं, दुबई में ले गए हैं, ये सारे ट्रायल हों और ये दौलत वापस आए। और जब से इन्होंने स्विस का शोर डाला, इन्होंने करना कुछ नहीं है। वहां भी जिन लोगों ने, इनके लोगों ने पैसे रखे हैं, पहले इन्होंने आंख का इशारा कर देना है कि निकाल लो, जिसका माल है वो निकालना शुरू हो जाएंगे। क्या फायदा होगा इसमें? नहीं शेख साहब, डार साहब ने पहले बता दिया था स्विस का, जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने कहा था कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है और हम जल्दी उनकी लिस्टें देंगे और हम बता देंगे किस किस का पैसा है। वो तो 3 साल हो गए, पता ही नहीं चला, बल्कि उनके लेटर का जवाब भी नहीं दिया इन्होंने। सर जी, इन्होंने अपने टावर नहीं इस्तेमाल किए। 2 दफा इमरान खान ने मुझे वो कटिंग दी है कि यार ये है शेख रशीद और ये है डार साहब के टावर, और लाहौर को भी डार साहब जानते हैं और लाहौर डार साहब को जानता है। अब क्योंकि रिश्तेदारी हो गई है, इसलिए हर आदमी नाम संभल के और अमल से लेता है, वरना लाहौरियों से ना डार छुपा है, ना डार लाहौरियों से छुपा है, ना लाहौर डार से छुपा है। सो ये सारे लूट मार के जो इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, बड़ी माजरत के साथ इस मुल्क को ये जोंकें चिमड़ गई हैं। एक जोंक छोड़ती है, दूसरी जोंक उसी पे लग जाती है। 20 करोड़ लोगों पे जोंकें छोड़ी हुई हैं, और अगर 20 करोड़ लोगों ने यही समझना है कि ये जनाब अली उन्होंने, आज गर्मी बड़ी है, आज रमजान शुरू हो गया, आज ईद है, आज जनाब 45 टेम्परेचर है, फिर ये मुल्क अल्लाह ताला रहम करे। आर यू श्योर सर के पार्लिमानी कमेटी में से कुछ नहीं निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ये टैक्टिस है। बिजनेसमैन जो होता है उसको जमहूरियत आइन, आप खुदा पे यकीन करें, हराम है नवाज शरीफ साहब के घर आइन की किताब भी हो। मैं आपको यकीन से कर सकता हूं कि उनके घर शायद टेलीफोन की किताब ना हो तो आइन की किताब कैसे होगी। ये सारे लोगों ने इस 20 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया है, 3-3, 4-4 दफा, 6-6 दफा, और हमें बेवकूफ बनने की आदत है तो बनो। हम तो अल्लाह का शुक्र है जमीर को जिंदा रख के, जिंदा आवाज और जिंदा सोच के साथ जिंदा है, और मुर्दा कौमें डरती हैं कि पता नहीं क्या क़यामत। अगर जिसको डर होगा कि हुकूमत नैब का इशारा करेगी, वो लेट जाएंगे, लेटे होंगे। देखो नैब और कुछ नहीं कर सकती, ना करेगी, ड्राई रखेगी कि जी फाइल इस कमरे से उस कमरे में चली गई है। बाबा मर जाओ, इससे बेहतर है। दुनिया में कई लोगों ने हराम का माल कमाया होता है, खाया होता है, वो एडमिट करते हैं हाँ हमसे गलती होगी, वो ये तो नहीं कहती जी हाँ। कब तक डरेंगे जी? किस किस के नसीब में है? पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान के गरीबों की लूटी हुई दौलत से हमारे यूरोपियन मुल्क चल रहे हैं, स्विट्जरलैंड चल रहा है, दूसरे मुल्क चल रहे हैं, और अब अमेरिका भी ये कशिश रख रहा है। देखें, उन्होंने लूटी हुई दौलत के खिलाफ लंदन में कॉन्फ्रेंस की है, अमेरिका में की है। आप देखेंगे कि वो अमेरिका को हेवन जन्नत बना देंगे लूटी हुई दौलत का, और हमारे मुल्क में ड्रोन चला देंगे ताकि हम आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएं। सो पाकिस्तानियों के लिए ये 2016 बड़ा अहम साल है। फिक्री सोच को जिंदा करना चाहिए, एक होना चाहिए, एक और नोए नेक होके इन चोरों और मालखोरों से जान छुड़ानी चाहिए। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो फिर अगली नस्लें इनकी तो नहीं पे करेंगी। इनके तो कपड़े भी बाहर टंगे हुए हैं, इनका डॉक्टर भी बाहर है, इनका ऑपरेशन भी बाहर है, इनका अस्पताल भी बाहर है, इनके बच्चे भी बाहर है, इनके एसेट्स भी बाहर है, इनका लेना देना भी बाहर है। ये हम गैरतमंद लोग हैं जिनको जहाज़ों से उतारा जाता है, ये कह के कि जनाब आप दहशतगर्दों की बात करते हैं रोज़ मीडिया पे। जब तक मैं अमेरिका 5 दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुलाकात में शामिल रहा तो उनको दर्द नहीं उठता था। वो बात सुनते थे और बड़ी खंदा पेशानी से सुनते थे। जब उन्होंने देखा कि नहीं रात गई बात गई, और मिस्टर जैक ने तहरीरी तौर पर तहरीर दे के कि आदमी इनके ख्यालात और उसकी सोचें और इसकी टीवी प्रोग्राम जो हैं वो नफरत का मूजिब बनती हैं, क्योंकि चोर को चोर कहो तो नफरत हो जाती है। और इतने ये बेवकूफ हैं, इनकी ऊपर वाला चैम्बर अमेरिकन का और ग्राउंड रियलिटी से ये इतनी दूर हैं कि दहशतगर्द हम पे 4-4 खुदकुश हमले कर चुके हैं, और ये हमें जहाजों में से उतारते हैं वीजे लगे हुए से, और हम अमेरिका जा भी नहीं रहे होते।
हम अमेरिका भी नहीं जा रहे होते, कनाडा जा रहे होते हैं, कहते हैं हमारी फजा से, हमारी फजा से गुजर रहा है। पार्लिमानी कमेटी अगर नाकाम हो जाती है ना फैला दें। आप कह रहे हैं कमेटी से कुछ नहीं निकलेगा, अगर ये कमेटी नाकाम हो जाती है तो जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं वो किसका मुंह देखेंगे, फिर किस तरफ जाएंगे? चीफ जस्टिस ने तो कहा कि आप बनाकर लाएं, लाकर हमारे सामने रखें, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। अदालत तो नहीं रखेंगे। नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ की तो नहीं मैं कहता, नवाज शरीफ साहब की पूरी स्ट्रेटजी है कि कोई इनको आए और निकाले, और चौथी दफा इन्होंने जितना 3 साल में लूट मार करनी थी कर ली, ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन ट्रेन और येलो ट्रेन। देखें अब ये सऊदी अरब की तरफ नहीं देखते, अब ये टर्की की तरफ देखते हैं। और पिछले दिनों ये टर्की के प्रेसिडेंट से 1-to-1 मुलाकात हुई रहील शरीफ की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। और रहील शरीफ ने जो कल परसों ये कहा कि मजम्मत काफी लफ्ज नहीं है, इशारा समझने की जरूरत है, ये उधार खाए बैठे हैं, ये इंडियन का वो कुलभूषण क्या नाम था उसका, उसके पकड़े जाने पे है जी, कुलभूषण यादव के पकड़े जाने पे अफसोस नहीं करते, ये कोई और इशू पे काबिल मजम्मत नहीं करते, ये ड्रोन को हल्का फुल्का लेते हैं। ये इस मुल्क को मेरा ख्याल है ये समझ गए हैं कि 20 करोड़ लोग कम अकल हैं, इनकी सोच नहीं है, ये हमारे आगे बोल नहीं सकते, हम इनके नौजुबिल्लाह सियासी नाखुदा हैं, सियासी हम इनके बहुत बड़े बुदा हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे, नहीं रह। अच्छा शेख साहब, टेक्निकली जहां पे डेडलॉक है ना, गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप बिल्कुल वजीर आजम का पहले एहतसाब कर लें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन जो टाइम लिमिट आप दे रहे हैं कि 3 माह में वजीर आजम और साल में या 2 साल में बाकी सब लोग, वो शर्त खत्म करें, वजीर आजम का बेशक पहले शुरू करें, लेकिन टाइम सबका एक जैसा रखें। सर कभी भी नहीं कहते कि वजीर आजम का शुरू करें। सर ये ऑन एयर कह कर गए हैं सर, बार ऑन एयर क्या कह के गए हैं? जिस दिन इन्होंने सच बोला, इनकी सियासी जिंदगी का आखिरी दिन, इन्होंने तो कसम खाई हुई है झूठ बोलना है। सर इतने में कि इन्होंने अहद कर रखा है कि झूठ बोलना है, सच नहीं बोलना चाहे कुछ हो जाए। इनकी तबाही और बर्बादी का बायस जो है, कौम को जो गुनाहों की सजा मिल रही है कि इन्होंने सच नहीं बोलना, परले दर्जे के झूठे हैं। इनके 2 चेहरे हैं, एक वो हैं जो घर वालों के लिए रखा है और एक वो चेहरा है जो कौम के लिए रखा है। घर वालों में बांटते हैं और लोगों को डांटते हैं, ये इनके चेहरे हैं। 2 गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है और अपने खानदान और अपने अजीज अकरबा को देने के लिए बेशबा दौलत है। शेख साहब फिर कौन लेके देगा इंसाफ? जो लोग चाहते हैं कि पनामा में इंसाफ हो, लेकर कौन देगा? फिर इंसाफ कौन लेकर देगा? अगर अब भी इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो फिर ये मुल्क के अदारे भी तबाह हो जाएंगे, फिर इन अदारों की तरफ भी कोई नहीं देखेगा। आज आके लोग देखते हैं कि चलें जी इंसाफ मिलेगा और इंसाफ की बात होगी। और अगर अब इस साल भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर ये कौम चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश लोगों के हाथों अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर होगी और अल्लाह ताला फिर पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं जरा स्पेसिफिक आ जाऊं क्योंकि वज़ीर आज़म बीमार हैं, अब जरदारी साहब भी जाएंगे उनकी इयादत करने के लिए, उनको पूछने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर मामला हल नहीं होता तो फिर हम तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला रही होगी? मुझे आसिफ जरदारी साहब का तो नहीं पता, बिलावल की हद तक मैं कह सकता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना वो आसिफ जरदारी की जेब में है और पीपल्स पार्टी जो सड़कों में और आवाम की है वो बिलावल की तरफ देख रही है। और पीपल्स पार्टी वैसे ही इतनी मुर्दा है सियासी तौर पर कि अगर उसने किसी तहरीक को बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डेड हो जाएगी। बिलावल से जो मैं थोड़ी बहुत उसकी बयानात देख रहा हूं उसमें तो मुझे जान दिखाई दे रही है, और अगर नहीं जान दिखाई दे रही तो आसिफ जरदारी साहब का कोई बयान नहीं मेरी नजर से गुजरा, लेकिन बिलावल में तो मुझे जान दिखाई दे रही है। शेख साहब, पीपल्स पार्टी कैसे करेगी? 2 वज़ीर आज़म साबिक, दोनों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। जो अभी फैसला आया, उनके जो काजमी साहब हैं, हामिद सईद काजमी साहब, उनको सजा हो गई है। सर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके इतने जबरदस्त करप्शन के केसेस हों, वो करप्शन के खिलाफ तहरीक चला सकती? और क्या उस पार्टी के साथ मिलकर आप भी तहरीक चला सकते हैं? देखें, हर आदमी अपने ताई तहरीक चला सकती है, जरूरी नहीं है कि हम आके लैलपुर के फैसलाबाद के घंटा घर में आके मिलें या 0 पॉइंट पे आके मिलें।
अपने टाइम हम मोबिलाइज कर सकते हैं, और अगर चोरों की पार्टी में कोई अच्छे लोग अपना रोल अदा करें तो चोरों को चोरी की सजा मिले, और जो साफ शफाफ हैं वो अपना रोल अदा करें, इसमें क्या हर्ज है? नहीं तो जरदारी साहब इतने आराम से अपनी पार्टी को सर खराब होने देंगे, डिवाइड होने देंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सारी पार्टियां इस वक्त डिवाइड हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो डिवाइड नहीं है। बाज लोगों ने टोकरा दिया हुआ है, बाज ने प्रेशर से रखा हुआ है, बाज लोगों ने थर्ड चैनल इस्तेमाल करके रोका हुआ है। पाकिस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं जो अंदर से टूट फूट का शिकार नहीं है। आप तो 2 कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 3-3 मुझे दिखाई दे रही। ठीक। अच्छा शेख साहब, मियां साहब को हमदर्दियां तो मिली हैं आवाम की, ये जो ऑपरेशन वाला सारा फेज आया है, फिर रोक दिया गया वज़रा को और बाकी लोगों को कि आप इस पे बात ना करें, और फिर मरियम नवाज साहबा रोजाना खुद ट्वीट करती हैं और बड़े जज्बाती ट्वीट होते हैं उनके, तो हमदर्दियां तो सर समेटी हैं इससे उन्होंने। देखिए जी, सारी लड़ाई जो है माल कमाने और माल बनाने की है। मीडिया जो है वो सियासत उसके जरिए की जा रही है। जल्द एक्सपोज हो जाएंगे। लंदन की चीजें और बातें छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल ये भी साबित हो जाएगा, ये 2-3 महीनों में साबित हो जाएगा कि इश्तारी मुहिम पे कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, क्या मसला हुआ, कैसे इसको खर्च किया गया। अभी तक तो मैंने रहील शरीफ का गुलदस्ता नहीं देखा कि लंदन गया हो। इमरान खान का गुलदस्ता मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं गया तो शेख रशीद का और रहील शरीफ का नहीं गया, क्योंकि हमने यहां से ही दुआ कर दी थी झोली उठा के। ठीक, शेख साहब एक ब्रेक में ले लेता हूं, ब्रेक से वापस आके जो मामला है तारुल कादरी साहब का, उस पर मैंने आपसे बात करनी है। ये बड़ा अब इंपॉर्टेंट है। अगर वो 17 जून को आते हैं तो ये वो तारीख है जब मॉडल टाउन में कत्लेआम हुआ था। एक ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब से हम बात करें। शेख साहब, ये तारुल कादरी साहब का 17 तारीख को आना और फिर मिनहाजुल कुरान का ये डिसाइड होना कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उन्हें रिसीव करने जाएंगे, ये सर नई तारीख चलने जा रही है। तारुल कादरी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें जो हैं वो उनको, दिफाए पाकिस्तान वाले भी, वो उनको वेलकम करने जा रहे हैं। ये क्या होगा अब क्या होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर वो 17 तारीख को आ रहे हैं तो 17 को उनके आने पे बहुत ज़बरदस्त लाहौर में इनके खिलाफ गए थे हाई कोर्ट में, लेकिन उनको स्टे नहीं मिला, और इस तरह उनको वो माल रोड पे, क्योंकि इमरान खान ने भी माल रोड पे किया तो उनको कैसे रोक सकते हैं ये तारुल कादरी साहब को। सो 17 को वो माल रोड पे अपना, क्योंकि असल केस जो है ना जी वो तारुल कादरी साहब के पास है, जिसमें गरीबों को गोलियों का निशाना बनाया गया और प्लानिंग के तहत। क्योंकि हम जब ट्रेन मार्च कर रहे थे हमने विड्रॉ किया, लोगों ने कहा क्यों किया? हमने कहा भी इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि पिंडी में 4-5 लोगों को भून दो ताकि दहशत बढ़ जाए। जब हमने रिट्रीट किया तो इन्होंने जाके तारुल कादरी साहब से जाके ये सारी एक्सरसाइज की, उसमें काफी शहादतें हो चुकी हैं, और इस्तगासा का केस मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रांग है। कई ब्यूरोक्रेट्स भाग रहे हैं, कई पुलिस वाले जो है दरूने खाना उनसे माफी तलाफी के मददगार है जो उनको कभी नहीं मिलेगी। और अगर तारुल कादरी साहब आए तो बहुत शमशमा और बहुत जबरदस्त मुबैना तौर पे लोगों को खरीदने की भी कोशिश की है शेख साहब, ये भी इत्तलात। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये भी सच है। यहाँ तो आपको पता 5-5 लाख मिलते हैं, उनको 3-3 करोड़ रुपए की ऑफर की और उन्होंने कहा हम लानत भेजते हैं। सो ये लगाओ, ये हो तो तब होता है ना, ये तो सियासत नहीं, ये तो अकीदत है। ये अकीदत की वजह से ऐसा हुआ है। तो जो लोग सियासत होते हैं वो सियासत में कभी एक पार्टी में जाते हैं, कभी दूसरी में जाते हैं, कभी तीसरी में जाते हैं। और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों में इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त सीरियस फूट पड़ी हुई है, और उसके नतीजे क्या निकलेंगे वी हैव टू वेट एंड सी। नहीं, तारुल कादरी साहब कितने इफेक्टिव होंगे? इतना लंबा धरना करके वो चले गए, लेकिन उस वक्त हालात ये थे कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ हो गई। देखें जी, 2 दफा वो आए, उन्होंने अपनी भरपूर जद्दोजहद की। असल लोग तो उन्हीं के शहीद हुए, उन्हीं के जेलों में गए। बाकी सब तो मेरी तरह, शेख रशीद जो है वो 126 दिन बैठा हुआ था कंटेनर में, रात को घर चला जाता था। लोग तो तारुल कादरी के मारे गए, लोग तो उनके जेलों में गए।
और अभी तक दहशतगर्दी की कोटों में है। लेकिन मुझे अल्लाह से यकीन है कि ताहिरुल कादरी की टीम इस मुल्क पे चोरों और डाकुओं से निजात दिलाने के लिए उनका इस्तगासा का केस बड़ा अहम रोल अदा करेगा। ये आएंगे वापस आके, आपको लगता है रमजान में तहरीक चलाएंगे सर? मुझे नहीं चीजें तय हुई हैं, आपकी तो बात होती है ना सर ताहिरुल कादरी साहब मेरे से, साथ मैं उनकी पूछ रहा हूं। बात हुई है, मेरे साथ उनसे बात हुई है, अभी बड़े दिन है। मेरे साथ ताहिरुल कादरी साहब की बात होती रहती है, अक्सर और बेशतर होती रहती है, लेकिन अभी मैंने उनसे ये नहीं कंफर्म किया कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 17 को है अनाउंसमेंट, लेकिन शेख साहब प्लान क्या है, अगला प्लान क्या है? मुझे नहीं मालूम उनका अगला प्लान क्या है। अभी तो 17 ही प्लान है, वो काफी है। 17 लाहौर भी अहम हेडक्वार्टर है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो एक बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा जब वो वापस आएंगे सर, इलाज करवा के। अल्लाह करे जी हो इस्तकबाल। तो नई जिंदगी अगर किसी को मिली है, अगर मिली है तो जरूर हो। ये ऐसी चीजें ही होती हैं जिसमें से सियासत निकल आती है। आगे बेवकूफों ने हार्ट सर्जरी पे काफी सियासत कर ली है, काफी सियासत कर ली है। एंड देखना चाहिए, एंड देखना चाहिए, अंजाम क्या होगा। अंजाम इनकी सियासत का बुरा होगा और 2016 इनकी सियासी फातेह खानी का साल है। लोग याद भी नहीं करेंगे कि ये इस मुल्क में इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की थी। ये लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। ये वही लोग हैं, जब लाहौर मॉडल टाउन में आके इन्होंने पूछा कि बाहर बंदे कौन है तो कितने हैं, तो लोगों ने कहा जी बाहर तो कोई बंदे नहीं। नहीं शेख साहब, 2016 में कैसे फैसला हो जाएगा? थोड़ा ये 2014 में भी फैसला हो रहा था, 15 में भी हो रहा था, अब 16 में कैसे फैसला हो जाएगा? क्या मुख्तलिफ है जो पहले नहीं था और अब है? उस वक्त कोई चोरी का इल्जाम नहीं था, लूट मार का इल्जाम नहीं था। उस वक्त कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था कि इन्होंने गैर मुल्कों में पैनामा लीक से पैसे लेके गए, इंतकाल किया। और इससे बड़ा ठोस सबूत मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासतदान के खिलाफ ऑफिशियल नहीं आया। अनऑफिशियली तो लोग कहते हैं इन्होंने न्यूजीलैंड में भी स्टील मिल बनाई, इनका ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ काम है, सऊदी अरब में तो लोग कहते हैं, ब्रिटिश तो है ही है। लोग स्पेन की भी बातें करते हैं पाकिस्तान के सियासतदानों की। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे और कोई लोगों की दुआ सुनी जाए इस रमजान में। शेख साहब, सी पैक गवादर का मंसूबा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इस वक्त जो बना रहा है, जो तरक्याती मंसूबों पे काम कर रहा है, चाहे चीन के साथ मिलकर कर रहा है, किसी और के साथ मिलकर कर रहा है, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। इस पे आर्मी चीफ भी कहते रहे, आप भी कहते रहे ये आपका मंसूबा है, पूरा पाकिस्तान इसको ओन करता है। ऐसे वक्त में सर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन अगर आप डिस्टेबलाइज करेंगे तो फिर सर किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? क्योंकि मियां साहब और उनकी हुकूमत तो ये कहती है कि जी अमेरिकन चाहते हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस चाहती हैं कि पाकिस्तान में ये मंसूबे मुकम्मल ना हो। घबराए नहीं, जिनकी वजह से उन्होंने मंसूबे शुरू किए हैं, रहील शरीफ और उसकी टीम की वजह से उन्होंने किए हैं, वरना ये मंसूबा तो आसफ जरदारी के वक्त से था, जब फौज ने उनको कमिटमेंट दी है कि नहीं हम आपके साथ खड़े होंगे। और ये कोई हम मुफ्त के मंसूबे नहीं कर रहे। काफी बिलियन डॉलर की ईरान को भी चीन ने मदद दी हुई है, अफ्रीका को भी दी हुई है। हम चीन को एक नया रास्ता देने जा रहे हैं 44 साल के लिए, 43 साल के लिए ग्वादर में, जो 11,000 किलोमीटर 10,880 किलोमीटर को 2,000 किलोमीटर पर आप उसका फैसला तय कर देगा। उसका फैसला एक चीज जो रुपए की है उसको 2 पैसे में 2 आने में पड़ेगी। और उसका सारा रास्ता बंद है। मलेशिया, इंडोनेशिया, पेंगयोंग, बैंकॉक, इंडिया, यही रास्ता रह गया। और अमेरिका जरूर पंगा लेगा, पर अमेरिका के पंगे के लिए तो ये कौम हमा वक्त तैयार है। हमा वक्त तैयार है। इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी अगर अमेरिका से कोई पंगा हो गया तो। सर जी ये मंसूबा पाकिस्तान का मंसूबा है, लेकिन हम पाकिस्तान कोई मुफ्त के नहीं है। ना चीनी इतने बच्चे हैं, ना हम इतने बच्चे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और डीप 5 पोर्टें वर्जन पड़ी हुई हैं, पसनी है, ग्वादर है, मारवाड़ा है, उड़मारा, ये सारी है जी, उड़मारा, हाँ 5 वर्जन सी पोर्ट पड़ी हुई हैं। अगर वो तरक्की करेंगे उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। और अगर पाकिस्तान की तरक्की को किसी ने रोकने की साजिश की तो जो मैंने आपको पहले कहा, बलूचिस्तान तरक्की का रास्ता भी निकाल सकता है और दुनिया की तबाही का भी निकाल सकता है। शेख साहब तो आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की जो तहरीक है उससे ये मंसूबे मुतासर नहीं होंगे,
हुकूमत कह रही है कि मुतासिर हो जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम चाहिए। इस पे सर मैं चाह रहा हूं कमेंट हुकूमत का काम यही है, हुकूमत का काम यही है कहना, और अपोजिशन का काम है यही है कहना। जिन्होंने करना है उसका नाम है पाक फौज, वो रहील शरीफ की क़यादत में कमिटेड है, और कौम उनसे ये तोके रखती है कि इनको जूते मार कर ना निकाले जाएं, इनका केस पैनामा लीक्स का ट्रायल हो, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उस पर अमल दरामद करा दिया जाए। शेख साहब, मैं फाइनली आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी किस्म का मनसूबा है। तो इंडिया, मोदी साहब की स्पीड बहुत बढ़ गई है, कभी ईरान, कभी अफगानिस्तान, फिर कभी उनको इकट्ठा कर लेते हैं, चाबहार के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोदी इस खित्ते में पाकिस्तान के इस मंसूबे के खिलाफ कितना इफेक्टिव है आपके ख्याल में? आपकी अपोजिशन से भी ज्यादा हुकूमत को तो लगता है कि आप भी इफेक्टिव हैं। सर जी, हमारी स्ट्रेटजिकल डेप्थ के प्रॉब्लम जरूर हैं, पर हम इन सारी चीजों से आगे निकल गए हैं। इंडिया का भी फ्लाइंग जो उसका एटॉमिक है वो 70% मिसाइल है, 70% जो है बाई एयर है, और 30% मिसाइल है। हमारा 70% मिसाइल है, और वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले ले जी, अमेरिका दे दे उसको। उम्मीद है कि आज चीन उसको उसका रास्ता रोकने है जी, वीटो करेगा। अगर नहीं करेगा जी तो हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह के फजल से। दुनिया का चोटी का साइंसदान हमारा है, और मैं कौम को ये बताना चाहता हूं, ये जो हमारे यंग साइंसदान आए हैं ना जी, जिन्होंने स्मार्ट बम बनाए हैं, ये दुनिया में वो काम कर दिखाएंगे कि लोग अगुश्ते बदंदा रह जाएंगे। और हमें ये ठीक है कि हमारे मसले ज्यादा हैं, सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का बेईमान और करप्ट सियासतदान। जब तक इनको एक दूसरे को कहते हैं घसीटेंगे, शहबाज शरीफ आसफ जरदारी को कहता है, आसफ जरदारी इनको कहता है, जब वक्त आता है तो सब मिल जाते हैं कि अगर हमने घसीटा तो घसीटे जाएंगे सारे। सो ये कौम के खिलाफ इकट्ठे होते हैं, ये लूटी हुई दौलत के खिलाफ इकट्ठे होते हैं, ये लूटी हुई दौलत और कमीशन को बचाने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये मुल्क की बेहतरी और भलाई के लिए इकट्ठे नहीं होते। ये 2 नंबर के लोग हैं। कौम जितनी जल्दी इनसे जान छुड़ा ले आसानी रहेगी, वरना इस मुल्क पे बड़े ही मसाइल पैदा हो जाएंगे। शेख साहब, अलग-अलग तरीके चलेगी या इकट्ठी तहरीक चलेगी कोई? आपको क्या लगता है? मैं फाइनली आपसे सवाल ये, तहरीक अगर चलेगी हुकूमत के खिलाफ तो पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होंगी या अलग-अलग? देखें, ये तो पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तहरीक चली तो एक बड़ी जोरदार तहरीक होगी, जिसमें अपने अंजाम को पहुंचेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम फतेह होगी। अदलिया से आए, किसी और तरीके से आए, आएगी जरूर, और जाएंगे, और इसी साल जाएंगे। रमजान के बाद होगी तहरीक? जब भी हो, ऑफ कोर्स। अब रमजान में तो लोगों ने तरावी भी पढ़नी होती है, रोजे भी रखने होते हैं। रमजान के भी 30 दिन है। पाकिस्तान ने बहुत अरसा जिंदा है, पाकिस्तान क़यामत तक। इंशाअल्लाह इनके बुरे दिन शुरू हैं, और ये इनको जल्द हिसाब किताब से गुजरना होगा। शेख साहब, दोबारा आपसे इंशाल्लाह बातचीत होगी, प्रोग्राम में आपको दोबारा मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप शेख रशीद अहमद साहब को सुन रहे थे, उनकी बातें आप सुन रहे थे। आप खुद बेहतर तजिया भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़।